हेलो वीडियो से का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का जो रासायनिक शास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आज पढ़ने वाले हैं। और यह पार्ट 4 है जो आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है उससे क्या क्या लाभ होता है। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। पहले हम लाभ पढ़ने वाले, पहले हम क्या पढ़ना है, लाभ को पढ़ने वाले। चलो शुरू करते हैं। लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? इससे समय की बचत होती है। जैसे हम रासायनिक समीकरण में लिख दिए H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दिए तो इसका मिश्रण हुआ H2। ठीक, इसको हम कम समय में लिख दिए। देखो फिर से लिख के दिखाते हो, नाम कहेगा कि लिख के लाए हो, पहले से लिखो, ये हो तो वो हो। देख पहले हाइड्रोजन लिख दिया प्लस O2 लिख दिए वरना H2। ठीक, इतना कम समय लिया। ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर हो गया क्या? पानी। क्या? पानी। वाटर। क्या? पानी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड। कितना टाइम लगा है? इतने में इससे समय की बचत होता है। क्या? इससे समय का बचत होता है। अगला है हमारे पास, इससे जगह की बचत होता है। देखो H2 हम इतना इतना में लिखे थे, इतना जगह में लिखे थे। ठीक, H2 उसके बाद इतना पूरा इतना जगह ले लिया। हिंदी में जो लिखे थे पूरा इतना जगह ले लिया। तो ये कब जगह में हुआ है? ज़्यादा जगह में हुआ है, इसलिए इससे जगह की बचत होती है। क्या? इससे जगह की बचत होती है। रासायनिक समीकरण से जगह की बचत होती है। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का जो निरूपण करना होता है आसान हो जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शाना आसान हो जाता है। यानी उसे रासायनिक समीकरणों के माध्यम से दर्शाना आसान हो जाता है। अगला हमारे पास रासायनिक रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई होता है, कोई कठिनाई नहीं होता है। जैसे रासायनिक समीकरण हमने ले लिया H2 प्लस O2। क्या? H2 प्लस O2 हमने ले लिया। H2 प्लस O2 ये रासायनिक समीकरण है, इसको हम ले लिया। इससे जानकारी प्राप्त तो कोनो मतलब कि कोनो कठिनाई हो रही है? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बना हाइड्रोक्साइड यानी कि H2O बना, जल बना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, H2O हो गया। सिंपल बात है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद हमारा इससे कागज कम स्थान, इससे कागज पर जो लिखते हैं हम परीक्षा में कागज पर नहीं लिखेंगे। इससे जो कागज पर हम लिखेंगे वो कम स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कि मान लीजिए इतना जगह कागज है। ठीक, ऐसे हम इतना जगह में ये लिख लेंगे H2 प्लस ये लिख लेंगे। अब मान लीजिए इतना जगह है, इससे हम लिखेंगे पूरा भर जाएगा। इससे ज़्यादा जगह की आवश्यकता हो जाएगी। लेकिन इसे लिखने में, रासायनिक समीकरणों को लिखने में कम जगह की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण से क्या हानि होती है, क्या सीमाएं होती है। सीमाएं को हम कहते हैं हानि। क्या हानि होता है? पहला हानि जो होता है वो होता है कि रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं इससे हमें क्या होता है? पहला जो हानि होता है, पहला जो सीमाएं होता है, इससे रासायनिक समीकरणों से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती। यानी कि जो होता है रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण की हानि। क्या? हानि या सीमाएं। ठीक, हानि या सीमाएं कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान रखना। तो पहला क्या हो जाएगा? इससे प्रतिफलों इस सब मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रतिफलों और अभिकारकों क्या? प्रतिफलों और अभिकारकों की भौतिक अवस्था। प्रतिफलों की भौतिक अवस्था क्या? इससे प्रतिफलों और अभिकारकों की भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। क्या? ठोस द्रव गैस की अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती। क्या? नहीं हो पाती। क्या? इससे ठोस अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती। ठीक, अगला जो हमारा सेकंड जो इसका होगा अभिकारकों के फलस्वरूप जो अवशोषित ऊष्मा होता है की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती। यानी जो अभिक्रिया होता है उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसकी जानकारी हम रासायनिक समीकरण से नहीं कर सकते। लिख सकते हैं इससे उत्पन्न होने वाले किससे? रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का जानकारी
समीकरण से नहीं पता चलता। क्या? रासायनिक समीकरणों से, रासायनिक समीकरणों से नहीं पता चलता। क्या? नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता। ठीक। उसके बाद होगा हमारा तीसरा जो हमारा होगा, समीकरण यह जानकारी देता है, समीकरण जानकारी नहीं देता है कुछ नहीं। यानी हम लिख सकते हैं कि अगला लिख सकते हैं कि आगे हम लिख सकते हैं कि इसे रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया की दशाओं में संभव हो। हम इससे पता नहीं कर सकते, इससे पता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं कि अभिक्रियाओं किन दशाओं में हुई हो। क्या? किन दशाओं में हुई हो, यानी कि वो ठोस में हुआ है कि द्रव में हुआ है कि गैस में हुआ है, हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद हमारे होगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिलता है। अगला स्लाइड को हम लिखेंगे, अगला बोर्ड पे लिखे, स्लाइड तो नहीं है, क्या करें, सुविधा ही कम है इतना, ऊपर से आप लोग सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट कीजिए तब सुविधा आएगा, स्मार्ट बोर्ड आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो अगला हमारे पास क्या है, अगला जो हमारे पास जानकारी होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग के संदर्भ, यानी कि किससे रासायनिक समीकरण से वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। कुछ थोड़ा भी जानकारी नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं मिलता है। क्या? कोई जानकारी नहीं मिलता है। अगला हमारे पास है 6 पॉइंट कम से कम परीक्षा में लिखिएगा, 5 अंक में तब मिलेगा नंबर। कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होती है। कुछ रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वो विस्फोटक के साथ होती है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है ना जो विस्फोट कर देता है, उससे जो होता है वो रासायनिक समीकरण उसका जानकारी नहीं देता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक होती है। क्या होता है? विस्फोटक, यानी कि वो फटने वाला तो बम की तरह होता है, विस्फोटक होती है, जिसकी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देते हैं। रासायनिक समीकरण नहीं देता है। भाई समीकरण वो कैसे दे सकता है कि वो कैसे विस्फोट हुआ, क्यों विस्फोट हुआ और उसमें कैसे उत्पन्न, इसकी जानकारी नहीं दे सकता है। रासायनिक समीकरण की जानकारी नहीं दे सकता, जानकारी रासायनिक समीकरण की जिसकी विस्फोटक होती है, जिसकी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देता। क्या? नहीं देता है। क्या? नहीं देता है। तो ये 6 पॉइंट था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम फिर कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर है। ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा मेरा अर्न भी बढ़ेगा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है, मुझे बच्चों को अच्छा फैकल्टी देना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद बच्चा हूँ तो मैं बच्चों को कैसे फैकल्टी दे सकता हूँ। मुझे क्षमता है, मुझे कॉन्फिडेंट है, मुझे पूरा फोकस है, मुझे पूरा कंसिस्टेंसी है, मैं पूरा कर सकता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए बस। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।